ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट? व्यंजन। लास्ट कौन सा व्यंजन दिया था हमने? क्या होता है द्वितीय व्यंजन? जो दो होने चाहिए, मतलब कि दो से व्यंजन एक नहीं होगा फलांतर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप आगत या ग्रहित व्यंजन क्या होता है। ठीक है, आगत, देखो आगत स्वर मैंने आपको पहले करवाया ना, स्वर में कौन सा होता है? आगत स्वर, स्वर आगत स्वर में पढ़ा है मैंने, आगत स्वर एक ही है, कौन सा है? हाँ, ठीक है। तो वैसे ही आगत व्यंजन भी होते हैं, आगत जिनको ग्रहित भी बोलते हैं। ठीक है, आगत या ग्रहित व्यंजन। क्या होते हैं पहले इसके बारे में लिख लो। उर्दू भाषा के, कौन सी भाषा? उर्दू। उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए, उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे, कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या तल बिंदु या नुक्ता जिसे बोलते हैं, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, नुक्ता। ऐसे लगता है ना व्यंजनों के नीचे। ठीक है, कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या नुक्ता, आगे इस तरीके से लगा लेना है, आगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तल बिंदु, तल बिंदु मतलब व्यंजन, जिन व्यंजनों के नीचे ये वाला डॉट लगा होता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से व्यंजन क लिखा है, इसके नीचे तल बिंदु ये है। ठीक है, क, फिर ख, उसके बाद ग और ज नहीं पढ़ेंगे इसको, ज और फ, है ना। एक होता है फ, एक होता है फ, है ना। बोलते हैं ना कुछ एक शब्द हमारे उर्दू या अरबी फारसी भाषा के आते हैं, उसमें हम इस तरीके से ज ना बोल करके ज बोलेंगे, है ना, होता है ना ऐसे, उस तरीके से। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इन्हें, इन्हें नवनिर्मित, नवनिर्मित ध्वनियाँ, नवनिर्मित ध्वनियाँ या विदेश से आगत ध्वनियाँ, या विदेश से आगत ध्वनियाँ या अरबी फारसी ध्वनियाँ कहते हैं। या देखो कितने सारे नाम हो गए इसके, किसके? आगत या ग्रहित व्यंजन के। ठीक है, इनको हम वर्ण नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोलेंगे, इनको ध्वनियाँ बोलेंगे। वैसे तो हमने नाम क्या दिया है? आगत या ग्रहित व्यंजन, लेकिन क्या है ये? विदेश से आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हमने वर्णमाला में थोड़ी ना रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ ध्वनियाँ हैं, इनको वर्ण नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, जिस जैसे आपको ऐसे व्यंजन दिख जाएंगे, अगर उनके नीचे ऐसा तल बिंदु लगा हुआ है नीचे, तो वो क्या समझेंगे आप कि वो विदेश की है। ठीक है, मतलब बाहर से नवनिर्मित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे गजल, देखो गजल नहीं बोल रही हूँ, गजल। ठीक है, तो मतलब ज के नीचे क्या लगेगा? तल बिंदु ज बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक लिखा मैंने जरा और एक लिखा मैंने जरा। अब इस जरा का और इस जरा का पता है क्या क्या मतलब होता है इनका? देखो ये जरा बोलूंगी तो मतलब इसका मतलब है थोड़ा, है ना, जैसे हम बोलते हैं जरा रुको, है ना। और इस जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या? बुढ़ापा। जब आप वो वाले शब्द पढ़ेंगे ना, जैसे ऐसे दिए होंगे आपको दो, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो हम शब्द में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम शब्द पाठ करेंगे तब। ठीक है, जैसे क से बनाइए शब्द, क से क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहला लिखा है ना हमने क, तो जैसे मैंने लिखा कैद, ये ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं कैद। ये है उर्दू भाषा का, बाहर का, दूसरी भाषा का वर्ड है कैद। अब पढ़ना इसको कैसे है? ठीक है, जैसे एक है बाकी,
बाकी। अब क के नीचे भी क्या लगता है? वैसे तो हम बाकी ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू या फारसी में बोलेंगे तो क के नीचे क्या लगेगा? तलविंदु। ठीक है, जैसे ग से मैंने आपको क्या लिखवाया? गजल। ठीक है, एक नगमा। देखो नगमा, आप ये हमारी उस भाषा का नहीं है, ये उर्दू की भाषा का है। ठीक है, नगमा, ग के नीचे तलविंदु लगेगा। जैसे ज से बनाएंगे तो जिम्मा, जिम्मा बोलते हैं, जिम्मा, जिम्मा है ना। ठीक है, जैसे साज, साज थोड़ी बोलेंगे, साज ऐसे लिखेंगे ना, साज ऐसे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप संयुक्त अक्षर। क्या होते हैं संयुक्त? एक मैंने आपको संयुक्त स्वर कराया है ना। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? देखो, एक है हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, एक आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, और एक क्या लिखवाया मैंने? संयुक्त अक्षर। इनमें डिफरेंस देखो क्या क्या है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं हमारे? दो स्वर। स्वर, यहाँ शब्दों की बात नहीं हो रही है, स्वर की बात। ठीक है, मतलब कौन कौन से थे हमारे? वो याद रखना है ये। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन करवाए हैं, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? और ये आपके ये होते हैं 4। ये भी कितने हैं? 4। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, इसके बारे में लिखो। 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों के मेल से बने क्या लिखा है मैंने? 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को अक्षर कहते हैं। अब देखो, अक्षर और वर्ण कभी कभी एक ही उसमें यूज हो जाता है, एक ही अर्थ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वर्ण और अक्षर में करवाया है ना डिफरेंस, करवाया है। वर्ण में क्या होता है हमारे? मतलब स्वतंत्र, जैसे वर्ण उसमें नहीं लगेगा स्वर, मतलब। ठीक है, मतलब उनको नहीं बोल सकते हम, सिर्फ उनको चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अ आ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, या क लिख रही हूँ, इनको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इनको इस तरीके से लिखूंगी तो ये क्या बन जाएंगे? अक्षर बन जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या चीजें हैं? स्वर और व्यंजन है। ठीक है, इस तरीके से, है ना, इसी तरीके से। तो जैसे आप संयुक्त अक्षर की बात आती है, जैसे मैं इसमें एक लिखूंगी, जैसे सत्य। क्या लिखा मैंने? सत्य लिखा। तो अब इन चीजों को देखो आप, क्या क्या है इसमें? त है, य है और अ है। क्या चीजें नजर आ रही है? 2 व्यंजन साथ में है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ सेम नहीं है, अलग अलग है। और सेम किस में होते थे हमारे? ठीक है, इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है। ठीक है, संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन। ठीक है, उसमें अब संयुक्त अक्षर की बात आती है, अक्षर की बात आती है। देखो, तो इसमें 2 व्यंजन एक साथ आते हैं, स्वर बाद में आता है। समझ में आया? ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्म लिख रही हूँ, तो इसमें बनाओ जरा, ये भी है संयुक्त अक्षर। इसमें क्या होता है? एक व्यंजन आधा होता है, ठीक है, एक पूरा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से। जैसे क लिखो, ईस्ट, ईस्ट का बनाओ है ये ईस्ट। श क्या है? आधा, और ट के साथ क्या है? स्वर लगा है, ट आपका पूरा है। ठीक है, इसके बाद आती है एक चीज, कारांत। कारांत क्या होता है? पढ़ा है पहले आपने, करवाया है मैंने पहले भी, मे भी आपने क्लास नहीं लगाई है, ऐसे याद है। जो व्यंजन है ना, इसमें भी यही लिखा है। 2 से व्यंजन
इसमें होते हैं आपके सेम, इसमें होते हैं डिफरेंट, अलग अलग व्यंजन, उसमें एक तरह के व्यंजन आते हैं, ठीक है। जैसे खट्टा लिखोगे तो ट ट आ रहा है तो सेम है ना, तो वो क्या होगा, द्वित्व व्यंजन। तो इसमें नहीं होना कंफ्यूज, ठीक है। कई बार इन दोनों चीजों को आपको साथ में पूछेंगे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। लिखा आपने कारांत, लिखो क्या होता है कारांत। जब किसी शब्द का अंत, छोटी छोटी चीजें हैं ये, मे भी आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, पहले पढ़ी है। कारांत क्या होता है, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, ठीक है। तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। मतलब जिस स्वर से आपका शब्द खत्म हो रहा है ना, वही उस शब्द का कारांत कहलाएगा। कैसे, जैसे अकारांत, सुना है आपने ये वर्ड अकारांत, आकारांत, मतलब जितने भी स्वर है आगे वो लगेंगे स्वर, बाद में कारांत लिख लेना। कितने स्वर है आपके पास, स्वर हमारे पास 11। हाँ, तो सिर्फ री को छोड़ करके, ठीक है, औ तक के सारे बनेंगे। जैसे आकारांत, इसके बाद इकारांत, ठीक है, मतलब स्वर जोड़ते जाना है, ये देखो है ना, ऐसे, फिर बड़ी इकारांत इस तरीके से, ठीक है, और औ तक वैसे ही बनेंगे, ऐसे इस तरीके से। अब इनको पहचानना कैसे है आपने, कि कोई शब्द आपका अकारांत है कि आकारांत है, इकारांत है कि उकारांत है, वो कैसे समझना आपने। देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, संजय शब्द दे दिया आपको, कैसा शब्द, संजय। डेफिनेशन क्या लिखवाई है, पढ़ो फिर से। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो। अब शब्द का अंत देखो किस स्वर से, पहले तो ये वर्ण देखना है हमने, क्या है य, अब इसमें क्या चीजें हैं, य और अ, है ना, किससे हो रहा है ये खत्म, अ से, तो इसको क्या कहेंगे, ये शब्द है आपका अकारांत। अब समझ में आया, सारे से नहीं होता, सब विकांत। कैसे, सब व्यंजनों का अंत तो से होता है। जैसे मैंने यहाँ रवि लिख लिया, रवि लिखा, वो शब्द देखना है, सभी शब्द अ से ही थोड़ी खत्म होंगे, है ना। जैसे मैंने भालू लिख लिया, भालू, तो आपसे पूछेंगे कि इसका कारांत बताइए, इस शब्द का कारांत बताइए कि कौन सा कारांत है, अकारांत है, इकारांत है, या ऑप्शन दे देंगे कुछ भी। तो इसमें आपने इसको तोड़ना, पहले तो व प्लस छोटी ई है इसमें, है ना, तो ये क्या हो गया, इकारांत, ठीक है, इस तरीके से। अगर भालू में पूछा है तो ल जमा उ, तो बड़ा उकारांत, ऐसे। इस शब्द का क्या कारांत है, उकारांत। ये है इसको समझाने का मतलब। कुछ एक क्वेश्चन पेपर में देखा है मैंने, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें इनको पढ़ना पड़ता है। अब समझ में आया, ठीक है, कारांत क्या होता है, कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। इसके बाद लिखो एक चीज आती है अमानक वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में कितने अमानक वर्ण हैं, 3। कौन कौन से, एक तो है झ, भ और ल, ठीक है। अमानक वर्ण लिख लो, हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण, ठीक है। मतलब अमानक मतलब अब ये मान्य नहीं है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। लिखते थे इनको, जैसे झ और भ लिखते हैं ना, पहले इनको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ऐसे झ और भ, इस तरीके से लिखते थे। ये आपको कहाँ मिलेंगे, संस्कृत जैसे श्लोक वगैरह में मिल जाएंगे, आपको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। ये है आपके अमानक वर्ण, समझ में आया। मतलब पहले इनको मान्यता दी जाती थी, बहुत पहले पूर्व में, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में इनको कोई मान्यता नहीं है, तो ये हमारे अमानक वर्ण, ठीक है। इसके बाद लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था, है शायद, व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वरों का किया था, उसी तरीके से व्यंजनों का भी है। पहले लिखोगे, पहले पॉइंट पे
घोषत्व के आधार पर, अब मैंने पहले भी बताया है आपको स्वरों में दो पार्ट है इसके। कौन कौन से? घोष और अघोष। घोष और अघोष। घोष या सघोष? सघोष बोला है, घोष। हाँ ठीक है, सघोष को ही घोष भी बोल देते हैं। ठीक है, सघोष होगा चाहे घोष होगा, एक ही मतलब होता है। अभी घोष का अर्थ क्या बताया था आपको, वही लिख लेना है पहले पॉइंट पे। तो आपने पहली लाइन की, घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्री में श्वास का कंपन या ध्वनि का कंपन। ठीक है, घोष का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्र में स्वर तंत्री में श्वास या ध्वनि का कंपन, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, इसमें सीधा ही पार्टीशन दे दो इसको इस तरीके से। देखो अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा याद रहता है, अगर सीधे लिखोगे ना आप तो उसमें पढ़ने में थोड़ा वो लेंथ ही ऐसा हो जाता है। जैसे पहले में लिखेंगे हम सब, अघोष लिख लो पहले, अघोष और सघोष, इसी में इनकी डेफिनेशन भी लिखते जाना साथ साथ में। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले लिखवा भी दी है। ठीक है, पहले लिखो अघोष के बारे में, इसी के नीचे लिख लेना जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में श्वास का कंपन उत्पन्न न हो, अघोष। ठीक है, अ मतलब न की भावना। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में श्वास का कंपन न हो, अघोष कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब आपको वर्गीय व्यंजन के बारे में बताया है, तो इसमें आपने याद रखने के लिए लिख देना कि इसमें पहले तो हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इस तरीके से पहला और दूसरा वर्ग, या तो फिर आप यहाँ पे वर्ग ऐसे लिख लो, वर्ग। ठीक है, पांचों वर्ग लिख लो, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है ना, कवर्ग, चवर्ग, फिर टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ऐसे। फिर पहला और दूसरा बोला है, तो पहला दूसरा कौन कौन सा हुआ? क ख, फिर च छ, ट ठ, त थ और प फ। ठीक है, पहले पहले दूसरे आ गए। फिर दूसरे में क्या आएंगे जो बाकी बच गए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये आ जाते हैं आपके किस में? सघोष में। ऐसे याद रखना है। अघोष में आएंगे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए। और सघोष में आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक हो गया। अब क ख ग घ य, ऐसे च छ ज ज और य, फिर ट ठ ड ढ और ण, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। इस तरीके से ये तो आगे आपके प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण है, किस किस में आगे, ये पता चल गया। और क्या चीज आती है? और आता है आपका अघोष में अंतस्थ व्यंजन, प्लस करके ऐसे कर देना। और क्या आएंगे अघोष में? हाँ जी, अंतस्थ व्यंजन। सॉरी, अघोष में नहीं आएंगी, सघोष में आएंगे। इसमें आएंगे आपके ऊष्म, वो भी पूरे नहीं आएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन वैसे? बोलो। श श स ही आएंगे आपके इसमें ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और बाकी जो बच गए अंतस्थ, इसमें आ जाएगा। अंतस्थ कौन कौन से हुए? 11 हाँ,
य, र, ल और व। फिर मैंने आपको स्वर भी बताए थे। अब स्वर कहाँ पे आएंगे, अघोष में या सघोष में? स्वर आएंगे सारे जाएंगे, एक में पर वो आएंगे घोष में सारे। ठीक है, सभी स्वर किसमें? सभी स्वर मतलब 11। ठीक है, फिर एक रह जाता है आपका द्विगुण व्यंजन, वो भी तो है ना, वो किस में आ सकते हैं? ड और ढ। घोष में जाने, घोष में। ठीक है, ये भी किस में आएंगे? ड और ढ आएंगे आपके। इसमें इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनके नाम भी याद रखने हैं ऐसे। और इसमें वो ह भी बच गया है, वो कहाँ चला जाता है? वो भी इसमें ही आ गया है, ह। ऐसे याद करें, ठीक है। ये पूरा टी लेना है, समझ में आया? इसके बाद है आपका प्राणत्व या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, ये लिख लिया? लिख लो। स्वरों में बताया है मैंने आपको, कितने प्रकार है इसके? 2 प्रकार। कौन कौन से है? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है? मुंह से और कम निकलती है, ज्यादा। क्या प्राण मतलब वायु से लेना है ना? लिख लिया? ठीक है, पहला है आपका, इसके 2 प्रकार है, ऐसा करके लिख लेना है। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब कम, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, मतलब मुख से हमारी जो वायु जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कम मात्रा में निकलती है, और महा में ज्यादा। जैसे इसमें लिख लो आप, अल्प प्राण में जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा या वायु निकले वे अल्प प्राण कहलाते हैं, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण व्यंजन आता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और बाकी जो बच गए वो कहाँ चले जाते हैं? महाप्राण में। ठीक है, महाप्राण के बारे में लिख लो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन शामिल है। इसमें प्रत्येक या हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है या शामिल है, लिख लो। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण या व्यंजन जो भी बोलो, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। जैसे उसी तरीके से पहले वर्ग लिख लेने हैं। ऐसे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, तो क, फिर ख, ग, घ, य। ठीक है, इस तरीके से क और ख यहाँ, ग और घ यहाँ, ऐसे। दूसरा और चौथा, फिर च,
छ, ज, झ, और यहाँ क्या बोलते हैं, य, ऐसे। फिर ट, ठ, ड, ढ और न। फिर त, थ, द, ध और न, और प, फ, ब, भ और म, ऐसे। ठीक है, किस तरीके से करना है, ऐसे ज़्यादा याद रहता है मेरे हिसाब से वैसे। ठीक है, अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो ज़्यादा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूजन रहता है। अब आपके द्विगुण व्यंजन की बात करें तो वो किस में आएंगे? हाँ ठीक है, अब इनकी पार्टीशन कर लेना। अघोष और सघोष में याद रखना अपने द्विगुण व्यंजन किस में आएंगे? सघोष में। किस में? सघोष में। देखो ड, अभी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ड ढ बोल रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? हो रहा है ना, थोड़ा लग रहा है ना एक्टिविटी अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपको अल्पप्राण और महाप्राण की बात आए तो ड आपका कहाँ आएगा? इसमें लिख तो दिया मैम पहले। कहाँ लिखा है? ये लिखा है इसमें। हाँ, इसमें ये जो आ रहा है ये और इसी में याद रखना है तो ठीक है। और लिखने को आप लिख सकते हो क्योंकि ये बने का इन्हीं से बने हैं, ठीक है। नवनिर्मित ध्वनि है, नवनिर्मित व्यंजन, सॉरी, ठीक है, लिखवाया है मैंने पहले भी आपको ड और ढ द्विगुण व्यंजन के बारे में, ठीक है। फिर आपके अंतस्थ और ऊष्म की बात आती है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? ठीक है, तो ये जो ये अंतस्थ व्यंजन है ये आपके किस में आएंगे? अल्पप्राण में। य, र, ल, व, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। फिर आपका एक देखो सघोष और अघोष में आपने अयोगवा के बारे में भी लिखा है, हो सकते हो इसमें। बोलो, हो सकते हैं कि नहीं? इसके बारे में कैसे हो सकते हैं? अयोगवा होते हैं आपके, कौन होते हैं? पढ़ा है आपने अयोगवा के बारे में? अयोगवा याद रखना है, अयोगवा होते हैं आपके अंग और आह, ऐसे, ठीक है। अभी इनको, इन दोनों को नाम दिया गया है अयोगवा, अंग और आह को, ठीक है। और अंग को बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं? इसका अलग नाम है, और इसको बोलते हैं विसर्ग। अब संस्कृत में आपने पढ़े होगी विसर्ग, है ना, संस्कृत में ज्यादा उपयोग होता है इनका, ठीक है। इन दोनों को क्या नाम दिया है? अयोगवा। अभी मैं पूछ रही हूँ कि अब इन दोनों का सघोष और अघोष में काम है कि नहीं है? डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोलती है डेफिनेशन? आ सकते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से करते हो? ये नहीं आएंगे आपके ना घोष में ना सघोष में, ठीक है। सिर्फ ये इनका काम अल्पप्राण और महाप्राण में ही है, ठीक है। तो आपका जो अनुस्वार है वो आएगा अल्पप्राण में, ठीक है, यानी अंग आएगा इसमें, साथ में अनुस्वार लिख लेना है याद रखने के लिए, इसको बोलते हैं ऐसा। और विसर्ग कहाँ आएगी? यहाँ, ठीक हो गया, ऐसे याद रखना है। और कुछ बच जाता है इसमें? स्वर, स्वर कहाँ आएंगे? व्यंजन तो कर लिए हमने सारे। स्वर आएगा अल्पप्राण में और ना बाकी महाप्राण। क्या? सभी स्वर अल्पप्राण में ही आएंगे, ठीक है, और सभी स्वर सघोष में ही आएंगे, ठीक है। एक हो गया अल्पप्राण और एक हो गया सघोष, स्वरों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सभी स्वर मतलब 11 स्वर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्यंजन का जो पार्ट है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर आपको लगता है कहीं भी आपको पता नहीं लगा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला हम कर रहे हैं अभी शब्द के बारे में, ठीक है।
अब शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं शब्द वे? स्वर प्लस व्यंजन। वो शब्द होते हैं तो अक्षर होते हैं। शब्द की बात कर रही हूँ मैं। शब्द जब मैंने ये लिखा, कुछ भी लिख लिया है, जैसे मैंने संजय लिखा था, ये शब्द है, ये वर्ण है। आपने क्या बोला? स्वर जमा व्यंजन। क्या होते हैं शब्द की डेफिनेशन क्या हो सकती है? करवाए हैं मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि भी नहीं करवाया, आपको नहीं पता है, मतलब आप नहीं पढ़ते हैं। कितना ही पढ़ना है, ऐसा बोल रहे हो क्या? ये पढ़ना कि कुछ और पढ़ना है ना, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करना, लिख लो शब्द। थोड़ा सा कर लेते हैं शब्द के बारे में, ऐसे ही हम करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है, हेडिंग डालेंगे। क्योंकि आपके जो पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी जो भी है ना, तो सभी इसी में आएंगे, इसी में पढ़ लेंगे हमको। हाँ जी, तो जो आपके स्वर और व्यंजन है उनको क्या बोलते हैं? जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द कैसे बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं। तो मतलब वर्णों के मेल से बने, ठीक है। वर्ण ही है आपके स्वर और व्यंजन, ठीक है, तभी तो वर्ण बना, स्वर और व्यंजन आए। तो इसमें लिखेंगे आप शब्द के बारे में, एक या एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बनी हुई, एक या एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कुछ भी ले लो आप, है ना, ये याद रखना है, अपने माइंड में बिठा रही है बात की शब्द क्या होता है। हाँ, क्या लिखवाया? एक या एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या इसकी एक लाइन है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब हमारे वर्ण मिल जाते हैं, ठीक है, मेल हो जाता है, हम तो उसी से शब्द बन जाता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन से हमारा वर्ण बना था, ठीक है। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। जब एक से ज्यादा शब्द मिल जाते हैं तो क्या बनता है वे? जब एक से ज्यादा शब्द, अक्षर बनते हैं। अक्षर और शब्द में आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो आप। वाक्य बनते हैं, वाक्य नहीं बनेंगे। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या लिखा आपने? इसके वाले को एक से ज्यादा शब्द मिलकर, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनता है। और शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करने पर, देखो ये स्टेप बाय स्टेप लिखवा रही हूं मैं कि किससे क्या होता है, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि वर्णों के मेल से क्या बना था? शब्द। फिर ठीक है, फिर क्या होता है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होता है, ठीक है। इसके बाद बोला एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, वाक्य बन गया, ठीक है। फिर क्या बोला? शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करने पर उन्हें, हाँ ठीक है, पद कहते हैं। अब शब्द और पद को कई बार एक ही चीज मान लेते हैं कि शब्द और पद, इनको एक ही चीज बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि पद और शब्द एक ही चीज है ना, मतलब एक ही चीज है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब जैसे मैंने लिखा, किसी का नाम लिखा, या फिर मैं बोलती हूँ कि पहले मैंने बोला किसी का भी नाम ले लिया, चलो निशा का नाम ले लिया, ठीक है, किसी वाक्य में, ठीक है। लेकिन जब निशा ही बोला, पहले मैंने शब्द निशा ही बोला, लेकिन जब मैं एक वाक्य बना कि निशा पढ़ रही है, तो इसको एक पद मिल गया इसमें,
तो निशा क्या बन गया, पद बन गया। ठीक है, तो शब्द और पद में ये डिफरेंस है। ठीक है, इनको एक ही रूप में नहीं लिया जाता। ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग क्या है, वाक्यों में करने पर उन्हें क्या बोलते हैं, पद। ठीक है, और एक लाइन और लिखो, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। क्या, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। देखो इसको ऐसे लिख लेना आपने, वर्ड से मिलकर क्या बने, अक्षर, अक्षर से मिलकर क्या बने, शब्द, शब्द से मिले तो पद, और उसके बाद वाक्य। ये जो पद विभाग है ना आपका, जब इसमें आते हैं आपके संज्ञा सर्वनाम, जब इसका हम यूज कर रहे हैं पद, तो वहां पे आते हैं आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। समझ में आया, इसमें आती है वो सारी चीजें। ठीक है, उसमें बताते हैं हम कि क्यों इसको पद बोलते हैं। ठीक है, वाक्य वाक्य तो आपने ऊपर लिखवाया था, एक से ज्यादा शब्द मिलकर वाक्य बनाता है। वाक्य बनाता है, लेकिन वाक्य में तो पद का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल से हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।